हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करेंगे। कब से कब तक के लिए रहेगा? तो 1 से 7 नवंबर का हमने ऑलरेडी कर लिया। 8 से 15 नवंबर में आने वाली सभी न्यूज को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो न्यूज होती है वो भी यहाँ पर मैं कवर करती हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। और जो आपको लगे कि फेज 1 के लिए न्यूज है और फेज 2 में नहीं काम आएगी, अगर आप एक आरबीआई यहाँ पर एग्जाम दे रहे हो तो उसको स्किप कर देना अपने अकॉर्डिंग। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ में। तो पहली न्यूज क्या है? एएमएफआई जो है ट्रैक कर रहा है और पब्लिश करेगा छोटी एसआईपी डेटा फ्रॉम जनवरी। तो पहली न्यूज हमारी एएमएफआई जो पब्लिश कर रहा है छोटी एसआईपी, इससे रिलेटेड है। 250 एसआईपी रुपीस की एसआईपी आप पर मंथ यहाँ पर खोल सकते हैं। तो एएमएफआई ने बोला है कि सेपरेटली हम कंपाइल और पब्लिश करेंगे डेटा हमारा इसमें, जो कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सेबी ने मिनिमम एसआईपी अमाउंट को रिड्यूस कर दिया था 250 रुपीज में, जो कि पहले यहाँ पर 500 था, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा पाए। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा हम यहाँ क्या देखेंगे कि क्या अलाउ नहीं किया गया है 250 रुपीज की एसआईपी में। तो डेट स्कीम्स को, इसके अलावा सेक्टोरल या थीमेटिक स्कीम्स को और मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम्स को, क्योंकि हाई वोल्टिलिटी है और सुटेबिलिटी नॉर्म्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज में देखते हैं एएमएफआई दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया सेपरेटली यहाँ पर कंपाइल करेंगे और पब्लिश करेंगे डेटा ऑन छोटी एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। लेकिन ये हमारे पास में 250 रुपीज पर मंथ यहाँ पर जनवरी से शुरू कर रहे हैं। अब रिटेल पार्टिसिपेशन को यहाँ पर जैसा मैंने बताया बढ़ाया जाएगा। स्मॉल इन्वेस्टर्स को हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में इंक्लूड करेंगे, लेकिन डेट स्कीम्स, हाई रिस्क सेक्टरल या फिर थीमेटिक स्कीम्स जो है उनको हमने हटा रखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स को भी एक्सक्लूड किया गया है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। अगर एसआईपीज को हम स्मॉल बना लेते हैं तो ये केवल और केवल तभी वायबल है अगर हम इसको नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू कर रहे हैं या फिर यूपीआई ऑटो पे के थ्रू। फिर आता है यहाँ पर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आरटीए जो है आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट 3 छोटी एसआईपी पर इन्वेस्टर। वैलिडेट किया जाएगा वाया पैन, क्वालिफाई किया जाएगा सब्सिडाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट के थ्रू। यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है एडिशनल छोटी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल पहली 3 जो है उनमें सब्सिडाइज प्रोसेसिंग होगी। आरटीए सिस्टम जो है वो अपग्रेड किया जाता है एज एक्सपेक्टेड टू फिनिश बाय मंथ एंड। पब्लिक डेटा रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेट जो है छोटी एसआईपी डेटा का दिसंबर के लिए पब्लिश किया जाएगा जनवरी में पब्लिकली, और 150 छोटी एसआईपी जो है वो ऑलरेडी अभी मार्क हो चुकी हैं सिंस मार्च। नेक्स्ट यहाँ पर है एलएक्सएमई लॉन्च कर रहे हैं। एलएक्सएमई पे इंडिया का पहला यूपीआई प्लेटफॉर्म है एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमें समझना होगा सबसे पहले। तो एक यूपीआई प्लेटफॉर्म जिसको यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो विमेन है वो यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग कर सकती हैं, डिफिकल्टी हो रही है ट्रैक करने में यूपीआई एक्सपेंसेस, और लैक ऑफ लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। तो लक्ष्मी क्या है? एक फाइनेंशियल यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस किया जाता है ऑन वीमेन, जो कि कंट्री की पहली यूपीआई सर्विस डिजाइन की जा रही है एंटायरली फॉर विमेन। पर्पस क्या है? एम है कि एनकरेज करेंगे रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग एंड स्मार्टर फाइनेंशियल हैबिट्स अमंग वीमेन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ओवर स्पेंडिंग हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है ट्रैक करने में यूपीआई एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। तो अनलाइक मोस्ट यूपीआई एप्स यहाँ पर ये कैशबैक ऑफर करते हैं। लक्ष्मी पे ऐसा नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एवरी ट्रांजेक्शन को रिवॉर्ड करेगा और हर एक मनी जो रिसीव की गई है और कन्वर्ट करेगा रिवॉर्ड्स को डिजिटल गोल्ड में, प्रमोट करेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और स्ट्रेंथन करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग वीमेन। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, जापान ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला फुल्ली रेगुलेटेड येन पैक्ड स्टेबल कॉइन। आपको पता है जापानीज करेंसी क्या है? जापानीज येन है। तो यहाँ पर जापानीज येन पैक्ड स्टेबल कॉइन आएगा, जो कि यहाँ पर हमारा जापानीज फिनटेक कंपनी है जेपीवाईसी उसने किया है। तो बेसिकली पैगिंग होगी जापानीज येन के साथ में, फुल्ली बैक्ड बाय सेविंग्स और जेजीबीज आपका रिडीमेबल हो सकता है ये। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूएस में ट्रम्प जो है वो स्टेबल कॉइन्स को सपोर्ट करते हैं, चाइना भी युआन स्टेबल कॉइन पर काम कर रहा है, जापान ने 3 लार्जेस्ट बैंक जो है जापान के वो इस तरह के स्टेबल बैंक कॉइन्स को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जापान ने वर्ल्ड का पहला फर्स्ट रेगुलेटेड येन पैक्ड स्टेबल कॉइन निकाला है, डेवलप किया है इसको फिनटेक स्टार्टअप जेपीवाईसी ने। स्टेबल कॉइन यहाँ पर जो है वो फुल्ली बैक होगा जापानीज सेविंग्स और जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू।
रिडीमेबल है ये फिजिकल येन के लिए, रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेजर शिफ्ट ट्रेडिशनली कैश हैवी इकोनॉमी का। तो रिन्यू यहाँ पर किया गया था ग्लोबल इंटरेस्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सपोर्ट दिया इसको, चाइना ने एक्सप्लोर किया युआन का, जापान में 3 मेगा बैंक्स हैं जो कि रोल आउट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करें तो जापान ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया 2023 में, अलाउ करेंगे स्टेबल कॉइन इशुएंस। साउथ कोरिया भी इसी तरह की रेगुलेशंस जो हैं वो प्रिपेयर यहाँ पर कर रही है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज का। नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आईएफसी से रिलेटेड है। आईएफसी इन्वेस्ट कर रहे हैं 285 करोड़ एक्सिस मैक्स लाइफ में, ताकि सपोर्ट करें इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 विजन को, ठीक है। तो पहला ऐसा यहाँ पर आईएफएससी इन्वेस्टमेंट होगा किसी इंडियन लाइफ इंश्योरर में, और इन्वेस्टमेंट जो है वो सबऑर्डिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन पार्ट है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जिसने इन्वेस्ट किया है तो 285 करोड़ रुपीस। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सबऑर्डिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगी। आईएफसी पहला इन्वेस्टमेंट बन जाएगा लाइसेंस्ड इंडियन लाइफ इंश्योरर में। स्ट्रेंथन करेंगे एक्सिस मैक्स लाइफ की सॉल्वेंसी मार्जिन को। सॉल्वेंसी मार्जिन होती है आपकी यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ जो बता रहा है। एक्सपेंड करेंगे ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, पेनिट्रेशन। नेशनल विजन आपको पता ही है, ईयर आपसे यहाँ पर फेज 1 में पूछ सकते हैं, फेज 2 में अब नहीं पूछेंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं अट्रैक्ट करना मोर इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट। कुछ सोशल सेक्टर से रिलेटेड आपके पास में आ जाता है, तो आपको ये विजन पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आपके लिए एक डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम एनहांस करेंगे विमेन और रूरल एंड अंडर इंश्योर्ड पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक puts its 511 करोड़ लवाजा कॉर्पोरेशन एक्सपोजर ऑन सेल। तो यहाँ पर रिजर्व प्राइस उन्होंने 80 करोड़ का रखा हुआ है इसमें। तो लवाजा इंसॉल्वेंसी स्टक हुआ था इनका 2018 से, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से एक्सिस बैंक जो है वो यहाँ पर कंसोर्टियम लेंडर्स होते हैं। कंसोर्टियम लेंडर्स क्या है, देखो मान लो एक कॉर्पोरेट है और कॉर्पोरेट ने एक बहुत बड़ा लोन लेना है, मान लो 100 करोड़ का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक ही बैंक लोन नहीं देगा, 4-5 बैंक्स मिलकर एक कंसोर्टियम बनाते हैं, और एक लीड बैंक होता है जो कि डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, रीपेमेंट्स जो हो रही है ईएमआई की, वो सारी चीजें देखता है, और कंसोर्टियम में हम लोन देते हैं। तो पहला लेंडर बन गया है जो कि अटेम्प्ट कर रहा है कि अपना जो लोन एक्सपोजर है लवासा कॉर्पोरेशन में उसे बेचे। लोन एक्सपोजर 511 करोड़ का है, और ये रिजर्व कर प्राइस यहाँ पर 80 करोड़ बेच रहे हैं। मतलब लोन था यहाँ पर 511 करोड़ का, और केवल 80 करोड़ में ही इसे बेचा जा रहा है। तो एक हेयर कट लग रहा है, इसे बोलते हैं हेयर कट। हेयर कट क्या होता है, हेयर कट होता है कि बैंक ने अपनी कुछ वैल्यूएशन कम कर दी है ना, यहाँ पर मार्केट रिस्क वगैरह सब देखते हुए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं ई ऑक्शन शेड्यूल किया गया 21 नवंबर के लिए, और ईओआई जो है वो ड्यू रहेंगे 18 नवंबर के लिए। इंडस्ट्री सेंटीमेंट, अदर लेंडर्स जो है वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट इंटरेस्ट को जो है क्या देखेंगे बिफोर एक्टिंग। और लवासा का इंसॉल्वेंसी जैसा मैंने बताया एनवायरमेंटल अप्रूवल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है। नाविडिया ने ज्वाइन किया है इंडिया डीप टेक अलायंस, ताकि डीप टेक इकोसिस्टम को यहाँ पर एनहांस करें, ठीक है। तो $1 बिलियन की फंडिंग के साथ में यहाँ पर लॉन्च किया गया है क्वालकॉम वेंचर्स, नाविडिया और कुछ इन्वेस्टर्स हमारे पास रहेंगे। तो ये फाउंडिंग मेंबर बन गया, स्ट्रेटेजिक टेक्निकल एडवाइजर बना है इंडिया डीप टेक अलायंस के लिए। तो एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। क्वालकॉम वेंचर्स सेवरल इंडियन यूएस इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। लॉन्च किया गया था 1 बिलियन फंड के साथ में, सिक्योर कर चुके हैं एडिशनल $850 मिलियन का फंड। टेक्निकल गाइडेंस, ट्रेनिंग और पॉलिसी लेवल सपोर्ट नाविडिया प्रोवाइड करेगी। डीप टेक स्टार्टअप जो है वो नाविडिया का एआई और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। डीप टेक फंडिंग कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया डीप टेक स्टार्टअप जो है वो 78% बढ़ चुकी हैं, ग्रो कर चुकी हैं लास्ट ईयर $1.6 बिलियन से, लेकिन अभी भी 150 यहाँ पर टोटल स्टार्टअप फंडिंग का ही ये बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयनगर कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयनगर कर्नाटका में। पार्ट है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की पीएलआई स्कीम का ब्रांच 1 में, जहां पर ये 3800 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ आउटपुट देंगे और 30,000 टन पर एनम ग्रीन ऑक्सीजन का आउटपुट देंगे। 7 साल का ऑफ टेक एग्रीमेंट हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ में। फ्यूचर में 85 से 90,000 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन और 7,20,000
टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। अलाइन कर रहे हैं इंडिया के 5 मैट्रिक टन्स पर एनम बाय 2030 टारगेट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट है 30 गीगावाट पावर जनरेशन, 40 गीगावाट आवर स्टोरेज कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। अचीव करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। नेक्स्ट जाते हैं, DWS एक्वायर करेंगे अप टू 40% स्टेक इन निप्पॉन लाइफ इंडिया AIF। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे नैम इंडिया और DWS दैट इज जर्मन की एक एसेट मैनेजर है, तो ये दोनों ने यहाँ पर कोलैबोरेशन करना है और एक मेजर यूरोपियन एसेट मैनेजर है DWS ग्रुप, जो कि एक्वायर करेंगे 40% स्टेक NAIF में, निप्पॉन लाइफ इंडिया AIF। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करना है फ्रेंचाइजी इंडिया में। नाम की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है ये, ऑफर करते हैं म्यूचुअल फंड, इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, PMS दैट इज आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं, NCDX जो है 20% स्टेक खरीद रहे हैं श्रीलंका की पहली कमोडिटी एक्सचेंज जो कि है CSEDEX और दिस इज ह्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझते हैं। NCDX प्लान कर रहे हैं CSEDEX श्रीलंका की न्यू कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पर 20% का स्टेक इन्हें मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो LKR 70 मिलियन यहाँ पर रहेगी, दैट इज श्रीलंकन रुपीज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ के बराबर है। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या है, NCDX जो है इसकी बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे टेक्निकल आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, रूल मेकिंग, ट्रेडिंग में। करेंटली श्रीलंका में कोई भी कमोडिटी या डेरिवेटिव एक्सचेंज देखा नहीं जा सकता। ठीक है, डेरिवेटिव के ऊपर मैंने क्लास ले रखी है, वहां से आप समझ सकते हो। कमोडिटी और स्पॉट एक्सचेंज के लिए भी क्लास ले रखी थी IFSC के लिए, वहां से भी समझ सकते हो अगर आपको यहाँ पर जानना है इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिन्होंने सेटअप किया है RIIMPL इन्वेस्टमेंट मैनेजर फॉर पब्लिक इन्वेट, जिसको हम RIIT भी बोल सकते हैं। तो लॉन्च कर रहे हैं राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड एज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर पब्लिक इन्विट के लिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो होता है उससे रिलेटेड हमारे पास इन्विट होता है, और अगर रियल एस्टेट होता है तो रिट्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं नेशनल हाईवे एसेट्स का पब्लिक इन्विट के थ्रू, ताकि यहाँ पर एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बने रिटेल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। की पार्टिसिपेंट्स में यहाँ पर इक्विटी पार्टिसिपेंट्स में आपका SBI, PNB, एक्सिस, HDFC, ICICI और बाकी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। फास्ट मोनेटाइजेशन अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर NHAI जो है वो ऑलरेडी मोनेटाइज कर चुका है 48,995 करोड़ रुपीस तो TOT मॉडल के थ्रू, टॉल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, और 48,638 करोड़ रुपीस प्राइवेट इन्वेट्स के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग जो PPP के मॉडल्स हैं वो फाइनेंस वाली जो वीडियो है हमारी, ठीक है, वन शॉट वाली जो वीडियोस हैं उनमें प्रोवाइड कर रखा है। थर्ड वाले वन शॉट में आपको ये मिल जाएगी अगर आपको देखना है, जो सबसे लास्ट में वीडियो पब्लिश हुआ है। फ्यूचर पाइपलाइन पाइपलाइन सॉरी 1500 किलोमीटर का हाईवे जो है वो ऐड किया जाएगा नेक्स्ट 3 से 5 साल के अंडर। अब आ जाते हैं, RBI ने रिकॉग्नाइज किया है SRPA को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए। दिस इज ह्यूज, दिस विल बी आस्क्ड इन योर फाइनेंस एग्जाम। ठीक है, अब वो किस तरह से पूछेंगे वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में बहुत कम है, फिमडा, फिडाई यही सब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि क्या है। RBI ने रिकॉग्नाइज किया है SRPA दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एसोसिएशन एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर 2 अर्लियर RBI के फ्रेमवर्क्स हैं जिसके साथ में इसको अलाइन किया जाएगा। फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स अक्टूबर 2020। ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ SROs फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। तो यहाँ पर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन रहेंगे, तो मेजर प्लेयर्स इंडिया के पेमेंट इकोसिस्टम में जैसे कि इन्फीबीम एवेन्यूज है, बिल डेस्क है, रेजर पे है, फोन पे है, क्रेड है, मोबीक्विक, एमस्वाइप, यूरोनेट, स्पाइस मनी, पे वर्ल्ड, यूनिमनी, ओपन इन सॉल्यूशंस, ग्लोबल पेकोलॉजिकल,
Zokodu, सबपैसा, ऑक्सीमनी, कॉन्क्रीटो सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री लेड गवर्नेंस देखा जा रहा है और एसआरओ की लिस्ट में हमारे पास में ऐड हो गया ये। तो एमफिन एंड साधन फेस ऑफ एफआईडीसी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया के डिजिटल पेमेंट गवर्नेंस को, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री लेड रेगुलेटरी बॉडी में। इंडिया की ग्रोइंग लिस्ट बन रही है आरबीआई रिकॉग्नाइज एसआरओ की, तो वो भी आप देख सकते हैं। की एलिजिबिलिटी एंड गवर्नेंस कंडीशंस क्या क्या है, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ रुपीस की होनी चाहिए। ठीक है, शेयर होल्डिंग जो है वो डाइवर्सिफाई कर दी जाती है, तो किसी भी एंटिटी के पास में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और ये डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। फिर 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसके पास में होने चाहिए, जिसमें कि चेयरपर्सन जो है वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फ्री ऑफ एनी एक्टिव एसोसिएशन विद फिनटेक एंटिटीज, और यहाँ पर ये अपनी ब्रांचेस अब्रॉड नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास में जो मेजोरिटी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करेंगे फिनटेक्स को, ये भी ध्यान में रखना। तो एसआरओ रिकॉग्निशन के 1 साल के अंदर अंदर ये जो मिनिमम नेटवर्थ है 2 करोड़ की, ये इनको यहाँ पर लेकर चलनी है। एसआरओ अपनी ब्रांचेस बाहर नहीं खोल सकते हैं आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पर कोई भी अब्रॉड ब्रांचेस नहीं खोली जाएंगी। फिनटेक डोमिसाइल्ड है आउटसाइड इंडिया अगर, तो वो भी इसका मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपना फर्स्ट हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 का फर्स्ट हाफ कब कंप्लीट होगा आपका, अप्रैल से लेकर कब तक चलेगा, अगले 6 महीने तक चलेगा, अक्टूबर तक। तो इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कुछ की नंबर्स हैं, मैं पहले की नंबर से लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 93,675 करोड़ रुपीस की नेट प्रॉफिट देखी गई है। तो ये हमारे पास में एडवांसेस क्या है, जो बैंक लोन दे रही है, बैंक की जो लैंडिंग हो रही है वो 12.3% से बढ़े हैं। डिपॉजिट्स 9.6% से बढ़े हैं, जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लाइन हो गए 2.30% पर, मल्टी ईयर लो है। और नेट एनपीए अगर देखेंगे, एनएनपीए जिसको बोलते हैं, ये 0.45% से डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग जो है वो किसने अपनी अप्रूव की, चेयर की थी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस श्री एम नागाराजू, न्यू दिल्ली में किया था। एमडी एंड सीईओ सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पार्टिसिपेट कर रहे थे। बैंक्स को क्या क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, तो बैंक को बोला गया डिपॉजिट्स इंक्रीज करो, एमएसएमई को और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोन्स दो और अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को स्ट्रेंथन करो। तो लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना है। क्रेडिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स में स्पेशली एमएसएमई और एग्रीकल्चर में देना है। रिस्क मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑपरेशनल रेजिलियंस मेंटेन करनी है। इसके बाद में डिस्कशन और किस चीज पर हुआ है, ये हुआ है आपके रिकवरीज पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, ठीक है, उसमें एनएआरसीएल ने एक्वायर करा है 1.62 लाख करोड़ हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स का विद सब्सटेंशियल रिकवरीज। बैंक को बोला गया है कि यहाँ पर यूटिलाइज करो बैंक नेट प्लेटफॉर्म को, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंप्रूव करो और एक्सलरेटेड रेजोल्यूशन करो स्ट्रेस एसेट्स का। न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, स्टार्टअप लोन मॉड्यूल जन समर्थ पोर्टल के लिए, और पीएसबी मंथन 2025 रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि पीएसबी का फ्यूचर रोड मैप बताया गया है। अब यहाँ पर आरबीआई ने डेट रिलीफ दिया है एक्सपोर्टर्स के लिए 2025 में। तो बेसिकली यहाँ पर जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है वो इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, अगर वो डेट सर्विसिंग यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन में डेट सर्विसिंग मतलब या तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रीपे नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर यूएस इंडिकेशन हुआ है टैरिफ रिडक्शन का फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। अभी आज के रेट में जब वीडियो रिकॉर्ड करी 89 प्लस हमारा रुपी का रेट जा चुका है, यूएसडी आईएनआर रेट। तो लोन मॉरेटोरियम में, मॉरेटोरियम हमारे टर्म लोन रिपेमेंट्स और इंटरेस्ट रिकवरी के लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स में जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है 1 साल की या 1 साल से कम का हमारे पास में, उसमें जो वर्किंग कैपिटल लोन है, ठीक है, वो 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 तक दिए गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट रखा गया है, कन्वर्ट करा गया है इसको FYTL दैट इज फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में। तो इंटरेस्ट अक्रू किए जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, रीपेबल है अप्रैल से सितंबर 2026 में, इतने टाइम तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया है। वर्किंग कैपिटल सपोर्ट के लिए लैंडर्स को बोला गया है कि अपनी जो ड्राइंग पावर्स हैं उन्हें यहाँ पर, लैंडर कौन है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें यहाँ पर आप अभी रिवाइज करो
वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को रीअसेस करो और यहाँ पर स्ट्रेस्ड एक्सपोर्टर्स को हेल्प करो। एक्सटेंडेड एक्सपर्ट क्रेडिट टेनर्स, देखो बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है इंडिया के फाइनेंस के इस टाइम पर। अगर जल्द से जल्द हमने यूएस के साथ में चीजें सही नहीं की तो हमें बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। एंड अब ना यहाँ पर वो जो लेजर आइज और ये सब दिखाया जाता है ना, उसकी जगह हमें रियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। एज ऑफ नाउ इंडिया का हेल्थ सेक्टर सफर कर रहा है, स्कूल्स इंडिया में बंद हो रहे हैं। एनवायरमेंट की बात करें तो सिंगरौली का आपका मध्य प्रदेश में पूरा जो फॉरेस्ट क्लीन किया गया, हस्देव फॉरेस्ट क्लीन किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र में पूरे पूरे फॉरेस्ट क्लीन किए जा रहे हैं, तो एनवायरमेंटली हम बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। AQI हमारा इतना खराब चल ही रहा है। तो यहाँ पर फिर जो चीजें थी जो पहले पुरानी गवर्नमेंट के लिए बोली जा रही थी कि भाई ये लोग इतना फ्री में पैसा बांटते हैं, अब यहाँ पर अलग अलग नामों से हम वो फ्री में पैसा बांट रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट हम बढ़ा रहे हैं अपनी कंट्री का, डेट बढ़ा रहे हैं अपनी कंट्री का। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं। हमें अभी तक बोला जा रहा था हम इकोनॉमी में अच्छा कर रहे हैं, वहां भी कहाँ अच्छा कर पा रहे हैं। दैट इज अ वेरी सैड सिचुएशन गोइंग ऑन इन द कंट्री एंड हमारी कंडीशन इस टाइम बहुत खराब है। हो सकता है आगे फ्यूचर में ना हमारी जो रेटिंग्स है वो भी खराब होने लग जाए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 270 से 450 दिन कर दिया गया है एक्सटेंडेड सपोर्ट क्रेडिट जो है। तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड हमारे प्री शिपमेंट होता है, शिपमेंट से पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, और पोस्ट शिपमेंट होता है कि पैकेजिंग हमने करके भेजा सामान, लेकिन अब उसके बाद में आपका सेकंड रोल क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड रोल होता है कि भाई यहाँ पर उसको हो सकता है वेयर हाउस में रखना पड़ रहा है सामान को, तो वो सब के लिए हमें क्रेडिट चाहिए होता है एक्सपोर्टर्स को। तो वो हमारा इंक्रीज किया गया है, जो टाइम पीरियड है 270 दिन से 450 दिन कर दिया गया है, जो लोन डिसबर्स किए गए हैं अप टू मार्च 31 2026। एवरीथिंग इज जस्ट एन इंडिकेटर। नेक्स्ट जाते हैं, एडवांस पेमेंट, यहाँ पर शिपमेंट विंडो खोली गई है, तो ऑल्टरनेटिव रीपेमेंट ऑप्शंस, पैकिंग क्रेडिट इशू अगर किया गया है 31 अगस्त 2025 से पहले और शिपमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो रीपेमेंट यहाँ पर की जाएगी लेजिटिमेट डोमेस्टिक सेल्स के थ्रू, या तो आप अपना क्या करो, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे डोमेस्टिक मार्केट में सामान बेच दो, और सब्सटीट्यूट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू। एसेट क्लासिफिकेशन रिलीफ, तो अगर कोई भी मॉरेटोरियम या डिफरमेंट हुआ है तो उसको यहाँ पर हम पास्ट ड्यू नहीं कंसीडर करेंगे, डेज पास्ट ड्यू यहाँ पर उसे नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो बेसिकली एडवांस पेमेंट का जो विंडो है वो भी हमारी बढ़ा दी गई है 1 साल से 3 साल। एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स है रियलाइजेशन, देखो हमें ना यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये सब चीजें नहीं पढ़ते हो क्योंकि जब आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाता है बैंक के प्रमोशन पेपर्स में आता है, बट अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो होती हैं रियलाइजेशन नॉर्म्स, अभी टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 9 महीने के अंदर अंदर ये बोल रहे थे कि जो एक्सपोर्ट्स आप सामान कर रहे हो ना, उसका बिल का रीपेमेंट जो भी पैसा आपको रिसीव करना है वो 9 महीने के अंदर आ जाए। अब इसको भी एक्सटेंड करा गया है 15 महीने के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, साथ में यहाँ पर शिपमेंट पीरियड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट्स वो हमें 1 साल से 3 साल कर दी गई है। एप्लीकेबल है ये कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी, स्टेट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। मैं एक बार फटाफट से इसको ना शॉर्ट में बता देती हूँ। तो मॉरेटोरियम पीरियड, अगर लोन ड्यू था 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच में, तो यहाँ पर अब सिंपल इंटरेस्ट पर रीपेमेंट कर दी जाएगी और कन्वर्ट किया जा रहा है FITL में। साथ में यहाँ पर जो ड्राइंग पावर है उनको बोला गया है कि आप उनको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, लेंडर से बोला गया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो पहले 270 दिन के लिए दिया जा रहा था उसको यहाँ पर बढ़ाकर 450 दिन कर दिया गया है। एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स थी, जो बिल्स हम रियलाइज कर रहे थे, रियलाइजेशन होता है कैश में कन्वर्ट हो जाना, बिल जो बना के भेजा था इम्पोर्टर को अब वो हमें कैश में मिल गया, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइजेशन। वो 9 महीने से अब 15 महीने का टाइम दे दिया गया है। एडवांस पेमेंट शिपमेंट विंडो जो है वो 1 साल से अब 3 साल में कन्वर्ट कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है किसके ऊपर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के ऊपर। अब डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई एक होते हैं बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स हमारे, ठीक है, BSBD जिनको बोलते हैं। तो जैसे आपका जनधन अकाउंट है वो BSBD के अंडर ही आता है। तो आरबीआई ने एक मॉनेटरी पेनल्टी क्यों लगाई है 39.60 लाख की, इन्होंने बहुत सारे वायलेशंस किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने सेक्शन 10A पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर और सेक्शन 26 से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर यहाँ पर अपनी वायलेशंस की है। पेनल्टी इंपोज की गई है सेक्शन 31 ऑफ PSS एक्ट एंड सेक्शन 47A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
नीचे यहाँ पर वायलेशंस की क्या है, इनडायरेक्टली चार्ज कर रहे थे ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स के लिए फॉर यूपीआई पेमेंट। इन पर 0% आपको देखो, इसमें ये लोग ना मिनिमम बैलेंस कितना रखेंगे, 0 रुपीज भी रख सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी आप एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाते हो, बट ये यूपीआई पेमेंट्स के लिए इनको चार्ज कर रहे थे। फिर एलिजिबल अमाउंट को ट्रांसफर नहीं कर रहे थे डिपॉजिटेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। क्या कर रहे होंगे उस पैसे का, उसको लोन्स वगैरह में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2004 तक अलाउड थे खोलने, फिर बंद कर दिया गया था कि अब नए बैंक्स नहीं खोले जाएंगे, जो चल रहे हैं उन्हीं को चलाया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अंडर अमित शाह, इन्होंने बोला कि नहीं, अब नए कोऑपरेटिव बैंक्स को हम खोलेंगे, तो जो नेटवर्थ नॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर अब आपके रिवाइज किए गए हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डिजिटल सर्विसेज बाय स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग केवल वही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है वो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करेंगे, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स। और ओवर हाफ ऑफ द 1462 यूसीपीज जो हैं वो इस थ्रेशोल्ड के अंडर आते हैं, तो वो यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज दे ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं एनयूसी एफडीसी के लिए, तो इन्होंने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रिक्वेस्ट किया कि भाई रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो ताकि स्मॉलर यूसीपीज जो हैं वो भी डिजिटल सर्विसेज दे पाए। तो इसके सीईओ हैं प्रभात चतुर्वेदी, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो स्मॉलर यूसीपीज हैं ये सेंट्रलाइज साइबर सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं। तो ये एक मिड लेयर एनबीएफसी बन गया है फरवरी 2024 में, और एक सेंट्रल डिजिटल स्टैक है इनका फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्किल्ड मैन पावर, आईटी मेंटेनेंस। तो न्यू डिजिटल सॉल्यूशंस उन्होंने लॉन्च किए, जैसे सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। लेकिन जो स्मॉलर यूसीबीज हैं वो इन सर्विसेज को यूज ही नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से कम या उसके बराबर है, इतना भी याद हो जाएगा अब आपको। चलो आगे आ जाते हैं। एनयूसी एफडीसी जिसके बारे में भी हम समझ रहे थे, इन्होंने लॉन्च किया है सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो डिजी पे में यूपीआई ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया गया है 0.05 पैसा, और डिजी लोन दिए जा रहे हैं अब यहाँ पर। तो इन्होंने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, डिजिटली एम्पायर करना चाहते हैं 1500 के अराउंड हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस करना चाहते हैं। तो सहकार डिजी पे यूपीआई ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 0.05 से 3 रुपए से यहाँ पर 0.05 से 0.50 पर ट्रांजेक्शन लेकर आई है, प्रॉफिटेबिलिटी स्मॉलर यूसीबीज की बढ़ाने के लिए। डिजी लोन, सहकार डिजी लोन यहाँ पर ओरिजिनेशन सिस्टम है, जिसमें कि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन डाली जाएगी, डिजिटल वेरिफिकेशन होगा और ऑटोमेटेड सैंक्शन किया जाएगा लोन को। एडिशनल फीचर्स यहाँ पर क्या क्या है, इंटीग्रेटेड फ्रॉड मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन यहाँ पर दिया जाएगा और डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाएगी। साइबर इंश्योरेंस कवरेज दिया जा रहा है 175 करोड़ रुपीस का फॉर रैंसमवेयर एंड डेटा ब्रीचेस। प्लान है इनका कि एक्सटेंड करेंगे साइबर इंश्योरेंस टू कस्टमर्स एज वेल, सर्विसेज ऑफर की जाएंगी मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में। फ्यूचर प्लान में एनयूसी एफडीसी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचीव करेंगे 300 करोड़ का पेड अप कैपिटल बाय दिसंबर 2025, और यहाँ पर ये एक एसआरओ बनेंगे फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो एनयूसी एफडीसी जो है वो चाहते हैं कि वो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, अभी बने नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। फोन पे ने पार्टनरशिप की है ओपन एआई के साथ में, चैट जीपीटी जिनका प्लेटफॉर्म है, ताकि इंटीग्रेट करे चैट जीपीटी को। तो एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है ताकि चैट जीपीटी को फोन पे के ऐप में, फोन पे फॉर बिजनेस और इंडस ऐप स्टोर इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर पाए। तो अनाउंस किया गया ये 13 नवंबर में। चैट जीपीटी डायरेक्टली हमारे फोन पे ऐप में, फोन पे फॉर बिजनेस ऐप में यूजर के बेनिफिट्स क्या है, तो 61 करोड़ यूजर्स हैं फोन पे के, और 4.4 करोड़ मर्चेंट्स को एक्सेस मिल जाएगी चैट जीपीटी के एआई फीचर्स की, और फोन पे का डिजिटल इकोसिस्टम यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंडस ऐप स्टोर भी जो है वो एक्सपेंड करेंगे जनरेटिव एआई यूज केसेस इंडिया में। नेक्स्ट है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अपना एक आईडीपीआईसी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन सेटअप कर रहे हैं। नाउ दिस इज आल्सो ह्यूज एंड इंपॉर्टेंट।
रियल टाइम एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन इसके थ्रू किया जाएगा। तो यूज करेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकि डिटेक्ट और प्रिवेंट करें डिजिटल पेमेंट फ्रॉड इन रियल टाइम। ओनरशिप एंड फंडिंग की बात करें तो केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो यहाँ पर इक्विटी स्टेक्स होल्ड करेंगे। सेटअप किया जाएगा एज सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। 500 करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल है और 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल। क्या है नाम, याद रखना, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। 500 करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल है, 200 करोड़ अभी पेड अप में जाएगा। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा कंट्रीब्यूट करें 10-10 करोड़ रुपीस। 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ से जो है वो इनिशियली इसको ज्वाइन करेंगे। बैंक फ्रॉड 36,014 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 में सर्च कर गए थे, नियरली 3 टाइम्स द प्रीवियस ईयर। बैंक्स करेंटली यहाँ पर रिलाई कर रही हैं MuleHunter.ai प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई और सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ हम क्या कोशिश करेंगे कि सेक्शन 8 के अंडर एक कंपनी लेकर आए और इसे यहाँ पर ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर बेसिकली एक ट्रिगर आ गया था जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इसको लाकर हम फ्रॉड डिटेक्शन कर पाए। रिकमेंडेशन यहाँ पर एपी होता कमिटी ने दी थी कि एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाओ। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एपी होता कमिटी। ओपन एआई ने पार्टनरशिप की है फॉक्सकॉन के साथ में ताकि हार्डवेयर बिल्ड करें फॉर एआई डेटा सेंटर्स। तो फॉक्सकॉन क्या करेगा, रैक्स, केबलिंग, नेटवर्किंग, पावर सिस्टम, ये सभी चीजें बिल्ड कर देगा। तो ओपन एआई और फॉक्सकॉन को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेंगे क्रिटिकल एआई डेटा सेंटर हार्डवेयर यूएस में। फॉक्सकॉन एआई डेटा सेंटर रैक्स, केबलिंग सिस्टम, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम ये सब प्रोवाइड करेगा। प्रोडक्शन फॉक्सकॉन की फैसिलिटीज ओहियो और टेक्सास में है, वहां पर होगी। ओपन एआई परस्यू कर रहे हैं $1.4 ट्रिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान ताकि ग्लोबल कंप्यूटिंग पावर को एनहांस करे। कोलैबोरेशंस में नाविडिया, एएमडी और ब्रॉडकॉम आएंगे। ओपन एआई एक अमेरिकन एआई ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर्ड है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। फॉक्सकॉन हॉन हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री को डॉट लिमिटेड ताइवानीज मल्टीनेशनल और मेजर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट जाते हैं, रिलायंस और गूगल ने आपस में पार्टनरशिप करी है, फ्री जेमिनाई दिया जाएगा 18 महीने के लिए। तो यहाँ पर रिलायंस जियो ने क्या बोला है, जियो के जो यूजर्स हैं उन्हें न्यू जेमिनाई मॉडल्स मिलेंगे, इमेज जनरेशन कर पाएंगे, 2 TB तक का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा और 18 महीने के लिए ये इनके लिए फ्री रहेगा, 18 से 25 साल तक की जिनकी एज है उन यूजर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप की जाएगी। गूगल एआई प्रो प्लान फ्री फॉर 18 मंथ्स, मिलियंस ऑफ जियो वायरलेस सब्सक्राइबर्स रहेंगे। यहाँ पर न्यू जेमिनाई LLM मॉडल्स, इमेज जनरेशन, ये सारी चीजें की जा रही हैं। इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 0.25% पर फॉल कर चुका है, तो लोएस्ट है एवर सिंस सीपीआई सीरीज बिगैन। क्यों है, क्योंकि फूड प्राइसेस में फॉल हुआ और जीएसटी में कट्स हुए। ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप कर गया, हिस्टोरिक लो हमारा 0.25% जो कि डाउन हुआ है 1.54 पहले था। अब ये यहाँ पर आपका जो है क्या वहां से गिर कर 0.25% से और गिर गया, लोएस्ट है सिंस द सीपीआई सीरीज बिगैन। और ये डिक्लाइनिंग फूड प्राइसेस एंड जीएसटी रेट कट्स की वजह से है। इन्फ्लेशन भी आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे ही चल रहा है 4 महीने से, और यहाँ पर अंडर द 6% सीलिंग चल रहा है फॉर 6 मंथ्स। आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्फ्लेशन 2.6% पर रहेगा, जो कि पहले 3.1% का एस्टिमेट था। सीपीआई की बास्केट में मेजर वेट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, मिसलेनियस। तो फूड एंड बेवरेजेस का हाईएस्ट शेयर है 45.86, हाउसिंग का 10.07, फ्यूल एंड लाइट का 6.84, क्लोथिंग एंड फुटवेयर का 6.53 और मिसलेनियस यहाँ पर रहेगा 28.32%। इंडिया यूज कर रहा है 2012 को एज द बेस ईयर और कंपाइल कर रहा है सीबीआई को 4 कैटेगरीज में। सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देन एग्रीकल्चर लेबरर्स, रूरल लेबरर्स एंड सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड। लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है पहले 3 को और जो ये वाला लास्ट वाला है उसको एनएसओ कंपाइल कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव 1.21% पर चला गया अक्टूबर 2025 में। नेगेटिव क्यों हुआ, फूड सस्ता हो चुका है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, गैस के प्राइसेस कम हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम हो चुके हैं और मेटल्स भी। ठीक है, तो यहाँ पर
होलसेल इन्फ्लेशन स्लिप कर गया है नेगेटिव टेरिटरी में, -1.21% पहुंच चुका है फ्रॉम 0.13%। ठीक है, और यहाँ पर डिक्लाइन क्यों आया? फूड आइटम सस्ते, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल। बेस ईयर 2011-12 है। फैक्ट्री गेट प्राइसेस देखता है, ग्रुप करते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। न्यू डब्ल्यूपीआई रिलीज नवंबर 2025 में जो है वो दिसंबर 15 को आएगा, तब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी होगी आरबीआई फेज 2 की। आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो सीपीआई वाला 3.1% पर रहेगा 2025-26 में, क्योंकि हमारा मॉनसून सीजन अच्छा रहा है और खरीफ सोइंग भी अच्छी रही है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। एसबीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया इसका एम कैश ऐप, नवंबर 30 2025 से डिसकंटिन्यू कर रही है ये। तो यहाँ पर कोई भी रिसीविंग या सेंडिंग विदाउट बेनिफिशियरी नहीं किया जाएगा। यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, इन सब के साथ इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। इंटेलीपार्ट और इंडिया एआई मिशन ये लेकर आ रही है युव एआई फॉर ऑल। तो यहाँ पर 10 मिलियन इंडियन एआई जो है लिटरेट बाय बनाना है लोगों को, इंडियंस को एआई लिटरेट बाय जनवरी 2026। नाउ दिस टारगेट इज समथिंग न्यू एंड गुड। तो फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी एआई और जेन एआई में स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स को। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स रिसीव करेंगे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, इंक्लूड करेंगे एआई वर्कशॉप, जेन एआई डेमोस, कम्युनिटी लर्निंग सेशंस और फाउंडेशनल ई लर्निंग। नेक्स्ट जाते हैं। नारायणा हेल्थ एंटर कर चुके हैं यूके के मार्केट में। तो प्रैक्टिस प्लस ग्रुप है यहाँ पर 2200 करोड़ रुपीस का, जो कि उन्होंने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है और यूके हेल्थ केयर सेक्टर में इनकी एंट्री हो चुकी है और टॉप 3 इंडियन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बाय रेवेन्यू ये बन चुके हैं। ठीक है, चलो इसमें यहाँ पर ये 12 हॉस्पिटल्स हैं, 80,000 सर्जरीज पर ईयर कंडक्ट की जाती हैं। फाउंड किया गया था देवी प्रसाद शेट्टी जी के द्वारा, हेडक्वार्टर्ड है बैंगलोर में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनजीईएलवी से बोलते हैं इसको, शेड्यूल ए का स्टेटस मिला है, जिसका मतलब है कि टॉप टियर एसपीसीपीएससी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको गवर्न कर रही है, कैटेगराइज करते हैं सीपीएससी को ए, बी, सी एंड डी में, और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड ऑपरेशंस के अंडर इसको लिया जाता है। सीएमडी यहाँ पर गुरदीप सिंह जी हैं। इसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव करा है $460 मिलियन हमारे महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सोलराइजेशन के लिए, ताकि डे टाइम सोलर पावर फार्मर्स के लिए और ग्रीन जॉब क्रिएशन क्रिएट की जा सके। ठीक है, तो 460 मिलियन रिजल्ट बेस्ड लोन है। एडिशनल 40 मिलियन कंसेशनल लोन दिया जाएगा फ्रॉम द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, ताकि रूरल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को मॉडर्नाइज करें महाराष्ट्र में, सोलराइज करेंगे एग्रीकल्चरल फीडर्स को, स्ट्रेंथन करेंगे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को, डिप्लॉय करेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और प्रमोट करेंगे ग्रीन जॉब्स स्पेशली फॉर वुमेन। 2028 तक प्रोग्राम यहाँ पर प्रोवाइड करेगा रिलायबल डे टाइम सोलर पावर 900,000 एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को, रिड्यूस करेंगे 3 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन गैस हाउस एमिशंस एनुअली। एडीबी फाउंड किया गया था 1966 में और इसके 69 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट जाते हैं। एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मुथूट माइक्रो फाइनेंस पार्टनरशिप, इंश्योरेंस एक्सपेंशन करना है इनको माइक्रो फाइनेंस चैनल्स के थ्रू, तो उसके लिए ये लेकर आए हैं। तो अंडर सब रीजन में प्रोवाइड किया जाएगा। माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि आप अंडर सब रीजन या अनसब रीजन में प्रोवाइड कर रहे हो फाइनेंसिंग सर्विसेज। सपोर्ट करें इंडिया का विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। फोकस करेंगे स्मॉल बिजनेस ओनर्स और लो इनकम हाउस होल्ड के ऊपर। ये डिजिटल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो कि ब्रिज कर रहे हैं इंडिया के प्रोटेक्शन गैप को। सॉफ्ट बैंक ने सेल करा है अपना पूरा का पूरा नाविडिया स्टेक $5.8 बिलियन के लिए, ताकि न्यू मेजर एआई इन्वेस्टमेंट्स ये कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेड किया जाएगा बाय मासायोशी सन। सॉफ्ट बैंक ने पहले अपनी होल्डिंग जो है वो $3 बिलियन तक बढ़ाई थी, और यहाँ पर जापानीज येन 2.5 ट्रिलियन दैट इज $16.2 बिलियन प्रॉफिट ये यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर Q2 में दे चुके हैं। तो हमने एक 4-for-1 स्टॉक स्प्लिट भी दिया है, इफेक्टिव रहेगा जनवरी 1 2026 से, और एक्सप्लोर करेंगे टेक ओवर यहाँ पर यूएस चिप मेकर मार्वल टेक्नोलॉजी का। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? एक शेयर था जो कि यहाँ पर 400 रुपए का था, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया 4 पार्ट्स में। अब यहाँ पर मेरे पास 4 शेयर्स हैं
100 100 के। ठीक है, सबसे बेसिक यही है स्टॉक स्प्लिट। आगे समझ में? आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ में हमारे पास जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाते हैं। कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में जैसे आप चैनल को अभी तक शेयर करते जा रहे हो वैसे ही शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना किस तरीके से फ्री करंट अफेयर्स क्लासेस आपको मिल रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।